उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। जो होता है ना सरफेस ऑफ द प्लांट, यानी कि जो सुपरफिशियल पार्ट्स प्लांट के होते हैं, तो वहाँ पे जो सेल होती है वो होती है लोकेटेड। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स, है ना, लीफ के ऊपर सेल्स होती है ना, वहाँ पे एपिडर्मिस कहाँ पे होता है, ये लीव है फॉर एग्जाम्पल, उस पे क्या होता है एपिडर्मिस, ऊपर की लेयर, उसमें क्या होता है स्टोमेटा। लीफ के एपिडर्मिस में क्या होता है स्टोमेटा, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। यू मे आस्क बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स, वो कैसे करते हैं रेस्पायर। इन स्टेम्स हम जानते हैं लिविंग सेल्स जो होती है वो होती है ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स, ठीक है, इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क, बार्क के अंदर और बार्क के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे होती है प्रेजेंट लिविंग सेल्स, थिन लेयर्स में होती है वो अरेंज। दे ऑल्सो हैव, उनमें ओपनिंग्स होती है, यानी कि लेंटिसल्स को हम बोलते हैं, जो कि असल में स्टेम में होती है ओपनिंग्स, जो वुडी स्टेम में होती है ओपनिंग्स लेंटिसल्स। तो इस एतबार से जो प्लांट का वुड होता है वो भी रेस्पायर करता है, और हर कोई प्लांट पार्ट अपनी एतबार से गैसेस एक्सचेंज करता है। दैट इज वाई प्लांट्स डोंट रिक्वायर separate or special respiratory organ, because every single part is responsible for its own respiration, its own way, by diffusing the gases. ये रीजन यहाँ पे है। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड, अंदर से जो सेल्स होती है ना, किसके अंदर से, वुडी स्टेम के अंदर से, वो डेड सेल्स होती है असल में, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे कभी, ऐसा आपको सिलेबस नहीं है वो सब। एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट के काम पे वो आ जाती है, ठीक है। दस मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ ए प्लांट हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कंटैक्ट विद द एयर। जितनी प्लांट के सेल्स होती है ना, मोस्ट प्लांट सेल्स एटलीस्ट उनका पार्ट जो होता है सरफेस का, वो तो जाहिर सी बात है कर रहे हैं कंटैक्ट विद एयर, ऊपर से नीचे तक फुल स्टेम देखेंगे, लीव देखेंगे, तो उधर से वो ऐसे करते हैं गैसेस एक्सचेंज, इवन रूट भी करते हैं गैसेस एक्सचेंज। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय दोज लूज लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। हमने कहा था पेरेन्काइमा सेल्स लूजली पैक्ड होती है, तो उधर से ऑक्सीजन आराम से आगे आगे चल रहा होता है, उनमें उनके उनकी जो गैप्स बन जाती है वहाँ पे। तो इन लीफ में भी होते हैं पेरेन्काइमा सेल, स्टेम में भी और रूट्स में भी, तो वो करते प्रोवाइड का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस जो यहाँ पे बन जाती है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड। तो कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज कैसे हो जाती है, एक और टॉपिक है, वो हम जानते हैं ना कि ग्लूकोज जो है फूड, ये है रेस्पिरेशन की इक्वेशन जो कि एनसीईआरटी ने दी है कि फूड प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। दिस इज ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे ये सब लग जाता है, निकलता क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन वहाँ पे बन जाता है। The complete combustion of glucose which produces carbon dioxide and H2O as end products जो यहाँ पे निकल जाते हैं, yields energy most of which is given out as heat। इस फॉर्मेशन में जहाँ पे खाने से एनर्जी बाहर निकल जाती है, इधर से कुछ हीट भी बाहर निकल जाती है, वो हीट के तौर पे बाहर निकल जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी लॉसेस होते हैं ना, वो आप पढ़ेंगे आगे इकोलॉजी में, मैं बोलूँगा शॉर्ट में ही, वैसे नहीं छोड़िए वहीं पढ़ेंगे। वो ऐसे पढ़ते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। ये आपको समझ नहीं आएगा, छोड़िए इसको। अच्छा, इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, ठीक है, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो ये एनर्जी होती है एटीपी करेंसी, जो एटीपी एक सेल की करेंसी होती है ना, एनर्जी करेंसी होती है, मतलब एनर्जी को समझ पाती है सेल एटीपी से, एटीपी है, हाँ आप समझ आ गए एनर्जी है, आम एनर्जी हमें डिकोड नहीं आती करनी, तो उस वजह से फिर इसी एटीपी से होता है सिंथेसाइज बाकी मॉलिक्यूल जो सेल को जरूरत होते हैं। द स्ट्रेटजी व्हाट द प्लांट सेल्स यूज इज टू कैटाबोलाइज, वो कैटाबोलाइज करते हैं, वो कैटाबॉलिज्म करते थे। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तोड़ देना। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जोड़ देना। यहाँ पे कैटाबोलाइज कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस वे में, इन सच अ वे, किस वे में, इन सच वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी जो आज़ाद हो जाती है, जो बाहर निकल जाती है, गोज आउट एज हीट। इस एतबार से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कैटाबोलाइज कर दिया जाता है। ऐसा मेटाबॉलिज्म जहाँ पे कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में आता है ना, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब जहाँ पे तोड़ दे अच्छे से, कि उधर पे जो एनर्जी लिबरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है एज हीट। सारी ऐसे नहीं होती, नॉट ऑल, ये एक बात याद रखनी है।
The key is to oxidize glucose not in just one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis. ये बात समझिए कि एक साथ सारी एनर्जी रिलीज नहीं हो जाती है। अगर एक साथ फुल एनर्जी होगी रिलीज तो सेल्स बर्न आउट हो सकती है। तो इसी वजह से एनर्जी स्मॉल स्टेप्स में ग्लूकोज की मतलब होती है क्या, कैटेबोलाइज होता है ग्लूकोज। तो उस वजह से एटीपी बन जाता है, साथ साथ में एनर्जी भी निकल रही होती है। वरना एटीपी नहीं बन जाएगा अगर एक साथ एनर्जी साथ निकल जाएगी। हाउ इज दिस डन? Essentially the story of respiration. During the process of respiration जो है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज को हम इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी आर रिलीज्ड एज प्रोडक्ट्स, वो भी हम जानते हैं। द कंबशन रिएक्शन जो यहाँ पे होती है रिक्वायर्स ऑक्सीजन, है ना, वो आप जानते हैं। अगर कंबशन करेंगे ऑक्सीजन इज मैंडेटरी फॉर दैट। है जैसे जलाते कोई चीज, फिर लाते ग्लास करते बंद, वो जलता ही है बिकॉज ऑफ कंबशन के लिए क्या होता है ऑक्सीजन। तो बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट अवेलेबल। अब सारे कुछ सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं होता है, कुछ सेल्स होती है जिनके पास हो सकता है और नहीं भी हो सकता ऑक्सीजन। कैन यू थिंक ऑफ सिचुएशंस एंड ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे O2 अवेलेबल नहीं होता है? आपको मैंने कल कहा था ना वो क्या होता है, हमने कहा था वहां पे वो, अब देखेंगे हम। देर आर सफिशियंट रीजंस टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल्स ऑन दिस प्लैनेट, जिनको बोलते हैं प्रिकर्सर सेल्स, क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर सेल्स या प्रिमिटिव सेल्स, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बोलिए आप। प्रिमिटिव मतलब क्या, जो अर्ली सेल्स थी, वो उस एटमॉस्फेयर में रहते थे, अर्थ के उस एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ऑक्सीजन था ही नहीं। अर्थ पे एटमॉस्फेयर कैसे रहता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के एटमॉस्फेयर उड़ जाएगा, लेकिन पहले एटमॉस्फेयर नहीं था, फिर ये बन गया। तो बिफोर एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन, जब अर्थ पे था ही नहीं ऑक्सीजन, तो वो जो थे ना वो प्रिमिटिव सेल्स, वो क्या करती थी। इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम जानते हैं कुछ ऐसे हैं जो अडेप्ट हो गए तो इन एरोबिक कंडीशंस, वो इन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि विदाउट एयर। इन मीन्स विदाउट, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन या एयर। विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पायर करते थे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव तो ऑप्शनल उनको होता है। जैसे यीस्ट की एग्जाम्पल आती है, वो कर सकता है भी ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन इन लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन, और इट कैन डू एनएरोबिक रेस्पिरेशन डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस सिचुएशन में है। जहाँ ऑक्सीजन होगा तो करेगा एरोबिक, नहीं होगा तो करेगा एनएरोबिक। उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव, जो ऑप्शनल होते हैं। वाइल इन अदर्स द रिक्वायरमेंट फॉर एनएरोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट, उनको फर्ज होता है, चारा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनके पास, वो उनको अगर ऑक्सीजन देंगे वो मर जाएंगे। उनको सिर्फ एनएरोबिक कंडीशन ही होनी चाहिए। वो होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स, ना कि वो होते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स, ना कि फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टी को होता है ऑप्शन, ऑब्लिगेट को होता है ऑक्सीजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें सिर्फ करना है एनएरोबिक। उसमें एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरियम, वो कहा था कल। तो इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी को वो बरकरार रखते हैं, रिटेन करते हैं, ताकि वो पार्शली कर सके ऑक्सीडाइज ग्लूकोज को विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इन केस ऑफ व्हाट, वो आप लिख सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरियम, क्योंकि वो होता है ऑब्लिगेट एनेरोब। और जो यीस्ट होता है, जो फंजाई होता है, वो क्या होता है, फैकल्टेटिव एनेरोब, यानी कि दोनों सिचुएशन में वो काम कर देते हैं, उसको बस ऑप्शनल होता है ये चीज। दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, देखिए बाद में जो ग्लूकोज इसको तोड़ दिया जाता है, बनता है बाद में पायरुविक एसिड। क्या बनता है, यानी पढ़ा हो क्लास 10 में, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन अब पढ़ा हमें ये फुल डिटेल में पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस, खतरनाक डिटेल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लाइकोलाइसिस के। जब ग्लूकोज को हम तोड़ देते हैं और आखिरकार बनता है पायरुविक एसिड, ये आप देखिए क्या दिख रहा है आपको ऊपर, ग्लूकोज है ना, फिर एंड पे क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाते हैं, दो मॉलिक्यूल, तीन तीन कार्बन की, है ना, जाहिर सी बात है। 2 6 है ना, ये 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। तो ये हमें सारा पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसा वो होता हो कैलरी साइकिल वगैरह, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ है। लेकिन क्योंकि अब हमने स्ट्रेटेजी चेंज की है, हम पढ़ेंगे पहले नोट से ही, तब जाके हमें समझ आएगा, वरना ये थोड़ा अजीब लगता है। ये देखिए आप, मैंने नोट्स में आपको एनसीईआरटी का घुसाया सारा ये, बस सिंप्लीफाइड में लिखा है। बाकी डायग्राम भी मैंने इसमें घुसाई एनसीईआरटी की। ये लगभग एनसीईआरटी ही है, लेकिन अब थोड़ा आसान वर्ड्स में। देखिए ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है,
ये आपके सामने क्या पूरा ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज ये छोड़िए फिलहाल आप। देखिए यहाँ से हम देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स पोजेस एंजाइम्स फॉर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इवन विदाउट ऑक्सीजन। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन वो करते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इवन विदाउट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगा भी नहीं तो फिर भी बन जाएगा पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, इस प्रोसेस को, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाना इनटू पायरोविक एसिड। और होता कहाँ पे? याद रखना, इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। गलती हो जाती है बच्चों को, वो सोचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनएरोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन विदाउट ऑक्सीजन, नहीं बात है। और एंड प्रोडक्ट क्या होता है? आखिर बन क्या जाता है? एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, उससे बनते हैं दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो कि तीन तीन कार्बन के होते हैं। 3 2 6, अगर ना 6 बराबर कार्बन जो होते हैं 6 कार्बन के ग्लूकोज में। तो इक्वेशन बनती है ग्लूकोज राइट एरो ऐसे करना है, उससे क्या बनता है? दो पायरुवेट, और बाहर निकल जाती है उसे क्या? एनर्जी। अब कुछ हाई यील्ड नीड पॉइंट्स है जो हम समझेंगे, ठीक है, जो आमतौर पर सवाल पूछे जाते हैं। प्लांट्स डू रिस्पायर, है ना? और गैस एक्सचेंज कैसे वो करते हैं? स्टोमेटा से भी और लेंटिसल से भी। प्लांट्स के अंदर लो रेस्पिरेटरी डिमांड होती है कंपेयर टू एनिमल्स, क्योंकि वो खुद बनाते हैं ऑक्सीजन को, ये रीजनिंग है। मोस्ट प्लांट्स आर नियर एयर, इसलिए उनको जरूरत नहीं होती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट बनाने की। पेरेंट का मैं प्रोवाइड करते हैं एयर स्पेसेस जहाँ पे आराम से होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और गैस मतलब ट्रांसलोकेट हो जाती है, ट्रांसलोकेट, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन वन स्टेप हार्मफुल होता है, इसलिए ये एंजाइम कंट्रोल स्मॉल स्मॉल ग्रेजुअल स्टेप्स में ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है, या इन शॉर्ट जो ग्लूकोज है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। रेस्पिरेशन जो है वो हो जाती है अकर स्टेप वाइज, एक साथ अब्रप्टली नहीं हो जाता है। All organisms can perform glycolysis, all of them. There's no there's no difference between aerobic and anaerobic organisms in glycolysis. Both of them can show glycolysis and they show glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स एनेरोबिक माने जाते हैं, जो प्रिमिटिव अर्थ या प्रिमिटिव सेल्स थी। प्रिमिटिव अर्थ है ना, पुरानी अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ में जो प्रिमिटिव सेल्स थी वो मानी जाती है मोस्ट प्रोबेबली वो थी क्या? एनेरोबिक, क्योंकि तब ऑक्सीजन ऑक्सीजन था ही नहीं, तो ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया जिंदा रहते थे। अब एक नया रिवीजन क्या है? प्लांट कहते हैं रेस्पायर लेकिन स्लोली, कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता है। स्टोमेटा लेंटिसल्स हेल्प करते हैं गैसेशन में। रेस्पिरेशन कहते हैं एटीपी स्टेप वाइज रिलीज। ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल होता है, पायरुवेट एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, अर्ली अर्थ में ऑक्सीजन नहीं था, तो वहां पे ये थे गालिब एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। अब कहते हैं हम स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोलाइसिस, लफ्ज देखिए आप। ग्लाइको मतलब क्या होता है? शुगर। ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइको मतलब शुगर। जैसा पढ़ा होगा आपने, शायद नहीं पढ़ा होगा आपने। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन और इंसुलिन दो हॉर्मोन्स होते हैं। इंसुलिन करता है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। ग्लाइकोजन करता है इंक्रीज, क्योंकि ग्लाइको मतलब क्या हुआ? शुगर। जेन क्या होता है? जनरेशन, शुगर बनाता है ये, ऐसा हार्मोन ग्लाइकोजन इसको बोलते हैं। और इंसुलिन कहता है मेंटेन ब्लड शुगर लेवल को। समझने की बात है, ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, जिसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। वाटर की होती है फोटोलाइसिस, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर की होती है ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूट जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूट जाना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद यहाँ पे ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे क्या है? ये एक और नाम है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का, ईएमपी पाथवे, ठीक है। ईएमपी इसको नाम पड़ गया साइंटिस्ट के जैसे। एक था एम्पेडन, एक था मायरहॉफ, एक था पेरेनस। ये भी नीट इंपॉर्टेंट है ये सवाल के, ईएमपी क्यों बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस को? सिर्फ बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट के नाम, जिनके नाम नहीं थे। देखिए गुस्ताव कुछ एम्बेडन, ओटो मेहेरॉफ, मेहेर क्या कैसे, मेयरहॉफ, और जे पारानस, तो ये ऐसी है ईएमपी।
अच्छा, अब जो ईएमपी पाथवे जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना? तो इट डज नॉट रिक्वायर माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे हाजत ही नहीं होती है। तो इसी वजह से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता ना प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है, एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होता है, तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल प्रोसेस। इट डज नॉट नीदर रिक्वायर ऑक्सीजन एंड इट डज नॉट रिक्वायर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन हो तो ठीक है, करेंगे, एरोबिक एनारोबिक में भी चल सकता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस ही सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ एटीपी होता है। ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो एटीपी कहां से बन जाएगा? अच्छा, लेकिन जो एनेरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, जो विदाउट ऑक्सीजन कंडीशंस में रह रहे होते हैं। डीप मड बैक्टीरिया इसमें एग्जाम्पल आती है। डीप मड में बैक्टीरिया है, वहां मतलब पहुंच सही ऑक्सीजन, क्या करेगा वो? तो कुछ एग्जाम्पल भी हुए ना, डीप मड बैक्टीरिया और यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंट। देखिए, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन क्यों आ गया? क्योंकि इट्स अ फैकल्टेटिव एनेरोब, फैकल्टेटिव, उसको ऑप्शनल होता है, बोलता है कि अब तो मिलता ही नहीं ऑक्सीजन, करेंगे क्या, चलो करते हैं आजकल एनारोबिक करेंगे। जब मिलता है ऑक्सीजन तब क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इससे इसको होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। बट जो बैक्टीरिया होते हैं ना, खासतौर पे क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरियम, डीप मड बैक्टीरिया, वो होता है ऑब्लिगेट एनारोब। जो ना होते हैं यही, इनको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरियम इसमें एग्जाम्पल आ जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ एटीपी होता है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है। तो उनके पास क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है, वो एटीपी फॉर्मेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही कर सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल ये आती है। तो ग्लाइकोलाइसिस का मेन फंक्शन क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हो जाती है पार्शियल ऑक्सीडेशन, है ना? तो उससे एंड पे बच जाता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जैसे कि हम जानते ही, इक्वेशन आपने देखी अभी, ग्लूकोज से राइट एरो, 2 पायरुवेट, 3 कार्बन का, ये 6 कार्बन का था, तो 2 × 3 = 6, प्लस निकलती है ना एनर्जी, ये होती है एनर्जी जो बाहर निकल जाती है। अब सोर्स ऑफ ग्लूकोज क्या होता है प्लांट के अंदर? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लूकोज प्लांट में आता कहाँ से, सवाल पैदा हो जाता है ना ये। ग्लूकोज जो है प्लांट ऑब्टेन करता है सुक्रोज से। किससे? सुक्रोज से। और सुक्रोज क्या होता है असल में? वो होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो होता है एंड प्रोडक्ट, वो होता है सुक्रोज। तो प्लांट उसी सुक्रोज से जो है अपना ग्लूकोज ऑब्टेन कर देते हैं, जो सुक्रोज एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ फोटोसिंथेसिस। या प्लांट ग्लूकोज ला सकता है फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। स्टोरेज मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसकी फॉर्म में हमारे अंदर फूड स्टोर रहता है, स्टार्च की फॉर्म में। हमारी बॉडी में नहीं, प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड रहता है स्टोर, है नहीं, पता था आपको चीज? और हम इंसानों के अंदर रहता है किसमें? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर। उसके बाद अब देखिए, मैं आपको ग्लाइकोजन यहाँ पे, एक मिनट है ना, ये था ग्लूकागॉन, एक मिनट, ये ग्लाइकोजन नहीं है, ग्लूकागॉन है। क्या है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन होता है वो हार्मोन होता है, ठीक है? वो भी करता है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल को। ग्लाइकोजन इसको बोलते हैं जिसकी फॉर्म में करता है स्टोर। ये नाम है सेम सेम, उल्टा बोल देता हूँ मैं। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम करते हैं खाना स्टोर, लेकिन प्लांट करते हैं स्टार्च की फॉर्म में खाना स्टोर, उसको बोलते हैं स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। तो उससे बनता है ग्लूकोज बाद में, किससे? स्टार्च से या सुक्रोज से बनता है ग्लूकोज। ठीक है, तो इन शॉर्ट समझ आ गया हमें कि सुक्रोज या जो है स्टार्च से बना सकता है प्लांट क्या? ग्लूकोज। सुक्रोज क्या होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च क्या होता है? स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। उससे क्या बनता है दोनों से? ग्लूकोज। वहां से मिलता है प्लांट को ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ऐसे मिलता है कि असल में होती है ब्रेक डाउन सुक्रोज की। जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज, सुक्रोज वो टूट जाता है, और ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, उस एंजाइम्स को बोलते हैं इनवर्टेस एंजाइम। यहाँ पे लिखना है हमें क्या? इनवर्टेस एंजाइम। यहाँ पे इनवर्टेस, इनवर्टेस एंजाइम से सुक्रोज टूट जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ देखिए, सुक्रोज जो है, राइट एरो लिखेंगे आप, इनवर्टेस, उससे बनता है ग्लूकोज और
फ्रक्टोज। तो ऐसे बन जाता है सुक्रोज से हमें क्या मिलता है ग्लूकोज, प्लांट को सोर्स मिल जाता है फ्रॉम सुक्रोज। ठीक है, ये देखा आपने। बाकी स्टार्च पता है आपको, स्टार्च का क्या होता है, वो लंबा सा वो चेन जैसी होती है, तो उसको तोड़ेंगे तो बनेगा खुद ही ग्लूकोज, वहाँ मसला नहीं है। यहाँ पे पता ही है सुक्रोज में क्या हो जाता है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम देखेंगे बाद में, अभी आपको समझ, अभी हम डायरेक्ट डायग्राम नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे ये स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज नथिंग बट फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉट फोटोफॉस्फोरेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस, ये रेस्पिरेशन है, यहाँ पे बोला है सिर्फ फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉस्फोरस की क्या फॉर्मेशन। देखिए फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोरस की फॉर्मेशन, बस। इस पे क्या होता है, ग्लूकोज जो है उसको फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है। फॉस्फोराइलेट मतलब उसको बोलते हैं ले जाओ फॉस्फेट, ग्लूकोज ले जाओ फॉस्फेट। तो जाहिर सी बात है कि बनेगा क्या, वो कुछ नहीं तो बनेगा ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऐसा ग्लूकोज इसके 6 कार्बन का इसको फॉस्फेट मिल गया। इस पे एंजाइम लग जाता है, एटीपी, यूजिंग एटीपी एंजाइम। तो इन शॉर्ट फर्स्ट स्टेप हमने देखा, ठीक है, यूजिंग एटीपी और एंजाइम लगता है कौन सा, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो रिएक्शन ये है, ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, कि ग्लूकोज जब हमारा मिल जाता है विद एटीपी, तो उसके बाद हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और एडीपी बन जाता है। ऐसा क्यों बनता है एडीपी, देखिए ध्यान से बात सुनिए। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उससे क्या निकल सकता है, उससे निकल सकता है एक फॉस्फेट और एडीपी। एडीपी क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, प्लस का निकलता है वहां से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस का निकलता है एनर्जी। तो जब एटीपी मिल गया ग्लूकोज के साथ, एटीपी ने अपने अंदर से फॉस्फेट बाहर निकाल दिया, ग्लूकोज कह दिया जाओ ग्लूकोज मेरा फॉस्फेट ले लो, तुम फॉस्फोराइलेशन कर लो, तुम अपने अंदर फॉस्फेट को घुसा लो, मैं खुद बन जाऊंगा एडीपी, मैं खुद एडीपी ही बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपना फॉस्फेट दूंगा, उससे तुम बन जाओगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तुम्हारे अंदर फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। चाहिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये तुम्हें मैं दूंगा, ले जाओ। और साथ में जो है एंजाइम, लेकिन हमें चाहिए उसके लिए ग्लूकोज, क्या करेंगे, लाओ हेक्सोकाइनेज को भी, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। ऐसे हो जाता है कुछ। ग्लूकोज जब एटीपी के साथ मिलता है, एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप देता है ग्लूकोज को, होती है ग्लूकोज में फॉस्फोराइलेशन, वो एक्सेप्ट करता है फॉस्फेट को, बनता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और साथ ही साथ जो टी था, एटीपी, वो एडीपी बन जाता है, खत्म मसला। और क्या था, कुछ नहीं होता है, बस एटीपी होता है कंज्यूम, और क्या होता है, कुछ नहीं। तो एटीपी होता है कंज्यूम, मतलब फर्स्ट स्टेप, ये बोर्ड में आता है कभी कभी ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पे होती है आइसोमेराइजेशन, वो हम देखते हैं वो क्या होती है। आइसोमेराइजेशन हम देखते हैं, उसमें ये होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वही बन गया था, वो होता है चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। मतलब होता है कि नंबर सेम रहता है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का ही होता है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन का ही होता है। तो फर्क क्या है बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा वहाँ यहाँ होता है, स्ट्रक्चर। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है, सेम। इसी को बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। पर अगर आपने आइसोमर्स क्या होते हैं ना, जिनका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, 10th में पढ़ा था कुछ, 12th में पढ़ा था, जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है, शाबाश, जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, बट जिनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनको होते हैं ना आइसोमर्स। तो होती है आइसोमेराइजेशन। कुछ नहीं, ग्लूकोज का ही एक सबसे बाई जैसा होता है, वो उस पर होता है कन्वर्ट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, सेकेंड एटीपी यूटिलाइजेशन हो जाती है। देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा स्टेप्स, मैं दिखाता हूँ आपको, एनसीईआरटी की जो डायग्राम है ना उसी के अकॉर्डिंग, ये देखिए आप, यहाँ तक हम पहुंचे, ये लंबा प्रोसेस है, इसको टाइम लगेगा पढ़ने में। थे ना हम यहाँ पे, ग्लूकोज था ऊपर, इसको एटीपी खर्च हो गया, एटीपी लग गया, ले जाओ एटीपी, कर दो अपने आप को नंबर 1 प्रोसेस, उसको हम नाम रखते हैं फॉस्फोराइलेशन, बन जाओ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। स्टेप नहीं बोला, अगर ऊपर का स्टेप बोल के नीचे का फायदा पड़ने का है ही नहीं, ठीक है, इसलिए स्टेप नंबर 1 था ये, बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का। कुछ नहीं हो गया, सेकंड प्रोसेस में हो गया आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, जहाँ पे कुछ नहीं 6 कार्बन का वापस फ्रक्टोज बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट।
अब उसमें होगा एक और चीज़, देखिए क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। वो बनेगा फ्रक्टोफेंगोमा सिक्स बिस्फॉस्फेट, वो कैसे बनेगा देखते हैं। अच्छा हेक्सोकाइनेस यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं एंजाइम, वो तो पता है आपको। हेक्सोकाइनेस, हेक्सो मतलब छः है ना, हेक्सोकाइनेस किसी छः मॉलिक्यूल से किसी कंपाउंड को काइनेटिक एनर्जी मिले, वो चलेगा, काम करेगा। हेक्सोकाइनेस, हेक्सो मतलब कितना होता है छः ना। वो हेक्स हेप्ट क्या है, वो प्रोप ब्यूट, मुझे भूल गया अभी। प्रोप क्या है पहले, देखो तो यार, केमिस्ट्री खत्म हो गया है दिमाग से। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट क्या है, और क्या है, ऑक्ट नन डेक, कुछ याद आ गया फिर भी। अच्छा फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट, हाँ बन गया यहाँ पे। तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, है ना आसान, बहुत आसान। अब फिर होता है एक और एटीपी यूटिलाइजेशन, सेकंड एटीपी यूटिलाइजेशन, कि फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बन जाता है। फ्रक्टोज देखिए फ्रक्टोज फॉस्फेट तो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट ऑलरेडी था, बस बिस फॉस्फेट बन गया। बिस मतलब हो गया, अब यहाँ पे दो फॉस्फेट लग जाते हैं। इट वॉज ऑलरेडी हैविंग अ फॉस्फेट ग्रुप इन इट, बट व्हाट हैपेंड नाउ, कि फ्रक्टोज के पास सिक्स पोजीशन पे फॉस्फेट नहीं रह गया सिर्फ, बल्कि फ्रक्टोज को 1,6 बिस बोलना जरूरी है, क्योंकि अब दो जगह पे आ रहा है फॉस्फेट। आप समझ रहे कि नहीं। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ सिक्स कार्बन की जगह पे फॉस्फेट अटैच होगा, उसको बोलेंगे फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट, क्योंकि छह कार्बन पे फॉस्फेट, जैसे हम बोलते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, कि छह कार्बन ग्लूकोज जो है उसके सिक्स कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है। लेकिन अगर ऑलरेडी उसको क्या आइसोमराइजेशन बन गया, वो फ्रक्टोज फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट, अब फ्रक्टोज जो है इसमें घुस गया और एक फॉस्फेट, अब बनेगा ये बिस फॉस्फेट। बिस मतलब हो गया टू, दो। तो अगर ये दो फॉस्फेट यहाँ पे घुस गए, एक वन पोजीशन पे एक सिक्स पोजीशन पे, तो अगेन एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। तो ये ना फ्रक्टोज जो यहाँ पे है, ये कुछ बकवास यहाँ पे आ गया। फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो है, उसको एटीपी जब मिल जाता है, राइट एरो करके बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, है ना। मैं लिखता हूँ अच्छे से, देखिए मैंने कहा आपसे कि जो फ्रक्टोज था वो था सिक्स फॉस्फेट, यानी कि छहवीं पोजीशन पे फॉस्फेट एक ग्रुप अटैच था। अब एटीपी ने कहा कि तुम क्यों अकेले हो, आ जाओ मैं तुम्हारे साथ आऊंगा एटीपी। अब जब एटीपी आगे, एटीपी कहता है क्या, वो कहता है ना फॉस्फोराइलेट, बोलते हैं ले जाओ मेरा क्या, फॉस्फोरस। तो हो गया इसमें फॉस्फोराइलेशन एक बार और। तो अब जो एटीपी है उसने निकाल दिया क्या अपना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे दिया फ्रक्टोज को, बन गया वो फ्रक्टोज 1,6 पोजिशन पे भी आ गया, अब दो मैंने कि बिस फॉस्फेट, हो गया खत्म। हाँ अब एटीपी क्या बचेगा, एडीपी, है ना। तो प्लस एडीपी, क्योंकि एक पी का लग गया, वो लगा ना कि यहाँ पे बिस फॉस्फेट आने का, तो यही होता है। बस रिएक्शन बैलेंस कर जाना चाहिए, तो कुछ नहीं है बाकी। अब क्या होता है, क्लीवेज स्टेप एक होता है, क्लीवेज, जहां पे कुछ टूट जाता है। देखिए यहां तक हम पहुंच गए, ऊपर अब देखिए ऐसा आपको याद रहेगा, नहीं चाहता हूँ आपको भूल जाएगा ये सब कुछ। पहुंच रहे हैं यहाँ पे अब, बन गए, हाँ देखिए ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन गया, एटीपी और खर्च हो गया, लग गया, एटीपी यूटिलाइजेशन सेकेंड टाइम हो गई, बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। ट्रायोस फॉस्फेट देखते हैं हम वो कैसे बन जाता है। ये सब नाम सुने थे आपने पहले ही ना, इसमें फोटोसिंथेसिस में। देखिए अब होता है क्लीवेज स्टेप। क्लीवेज स्टेप में क्या हो जाता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था वो टूट जाता है डीएचएपी के अंदर, यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे याद बहुत रखना होता है नाम हम इन दोनों चैप्टर्स में। मैंने कहा ना लगभग लगभग एनसीईआरटी पूरी जितनी भी एनसीईआरटी है ना, मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स यही तो है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बस। डीएचएपी क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और पीजीएल क्या होता है, फॉस्फोग्लाइस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये तो आसान है, फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आप सुनते होंगे केमिस्ट्री में, फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है, डीएचएपी डैप बोलते हैं इसको। ये होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो क्लीवेज स्टेप के अंदर फिर से यही फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट कर देता है डीएचएपी के अंदर और पीजीएल के अंदर, जो तीनों दोनों तीन तीन कार्बन के होते हैं। डीएचएपी यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पीजीएल क्या होता है,
फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. दिस इज व्हाई ग्लाइकोलाइसिस इज डिवाइडेड इनटू क्या, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज. ये समझ रहे हैं? प्रिपरेटरी फेज का मतलब होता है जहां पे 6 कार्बन ग्लूकोज को प्रिपेयर कर दिया जाता है, प्रोसेस कर दिया जाता है. फिर पे ऑफ बाद में लेते हैं रस से वापस से कोई चाहिए उनसे, और कार्बन रस से कार्बन से वापस. तो उससे प्रिपरेटरी फेज और इतने पे ऑफ फेज. ठीक है. तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है फिर एटीपी, और वो क्या होता है ना वो एंड पे बन जाता है वो पायरो एटी. लेकिन समझ जाए कि ग्लाइकोलाइसिस को हम डिवाइड करते हैं प्रिपरेटरी फेज के अंदर. प्रिपरेटरी में 6 कार्बन होता है, लेकिन होता है स्प्लिट बाद में दो तीन तीन कार्बन, जैसे यहाँ पे हो गया. तो डीएचपी के अंदर और पीजीएल के अंदर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के अंदर. तो उसको होते हैं पे ऑफ फेज, जहाँ पे 3 कार्बन में स्प्लिट कर देता है ये. फिर क्या होती है इंटर कन्वर्जन ऑफ डीएचएपी एंड पीजीएल. अब इनमें खुद ब खुद जो 3 कार्बन के बन गए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से, ऊपर से याद है ना कि नहीं. तो डीएचएपी होता है कन्वर्ट पीजीएल के अंदर. डीएचएपी जो होता है वो खुद करता है कन्वर्ट, अपने आप को बोलता है अब तो पीजीएल बन गया ही है, मैं भी पीजीएल ही बन जाता हूँ. पता है मैंने कैसे याद किया था ये? मैंने कहा था कि अब मैं भी पागल ही बन जाता हूँ, मैं परेशान हो गया, टूट गया मैं भी अब. मुझे भी तोड़ ही दिया फ्रक्टोज से, अब मैं क्या करूँ, मैं भी अब पागल ही बन जाऊंगा. पीजीएल है ना. तो 2 PGAL मॉलिक्यूल कंटिन्यू करता है पाथवे, क्योंकि डीएचए बोलता है आप कुनिजोन क्या करो, कहीं पागल ही इनको यहाँ पर सिगरेट खतरनाक तरीके से करो पानस इंटर कन्वर्जन नहीं करो पानो पाती चेंज पीजीएल संदरी, है ना. तो इससे जो डीएचएपी बाद में होता है इसके नेक्स्ट स्टेप में क्लीवेज के बाद, ये बोलता है अब तो क्लीवेज हो ही गया डीएचएपी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये बनाता है अपने आप को भी क्या, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पीजीएल. तो बनते हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स. अब देखिए ऊपर रिएक्शन ऐसा होता है कि नहीं. क्या हो गया यहाँ पे देखिए, ट्रायोस फॉस्फेट, इसका नाम होता है कॉमन नेम. ठीक है. वो क्या होता है, गल्सर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ठीक है. फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रायोस फॉस्फेट वो में उसमें हो जाती है इंटर कन्वर्जन, है ना. डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है DHAP, है ना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. तो इसमें क्या हो जाती है इंटर कन्वर्जन. अब यहाँ पे NADP का कुछ खेल समझना है. देखिए आप पहले ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ NADH हो जाती है. इसके बाद PGAL अब जो बन गया ना दो, वो करते हैं कन्वर्ट फिर से अपने आप को 1,3 बिस यानी कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, यानी कि BPGA. लेकिन अब जो बिस फॉस्फोग्लिसरेट आ गया ना, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, वो कहाँ पे होते हैं, 103 पोजिशन पे होते हैं वो इस वाले में. ये बस याद करना है. 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है. BPGA. अब यहाँ पे क्या होता है, जब PGAL होता है कन्वर्ट अब किस में, जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, क्योंकि वो इंटर कन्वर्जन करते हैं पहले DHAP अपने आप को इसके अंदर. उसके बाद इस प्रोसेस के दौरान PGAL हो जाता है ऑक्सीडाइज असल में. और जो NAD पॉजिटिव होता है वो होता है रिड्यूस्ड. रिड्यूस मतलब क्या हो गया, वो निकालता है अपना हाइड्रोजन बाहर. रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है, नहीं नहीं नहीं, रिडक्शन होता है देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है ना, और रटना याद, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन. और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो देखिए यहाँ पे यहाँ हो जाती है NAD पॉजिटिव गेट्स रिड्यूस्ड, यानी कि इसको मिल जाता है क्या, H पॉजिटिव इसको मिल जाता है. इसको मिलता है क्या, हाइड्रोजन इसको मिलता है, इट गेन्स हाइड्रोजन. जो PGAL होता है वो NAD पॉजिटिव के साथ, NAD पॉजिटिव के साथ जो है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस के अंदर राइट एरो करेंगे, बनाता है यही 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट BPGA. और NAD जो था वो NADH बन गया, प्लस H पॉजिटिव भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे हो गई रिडक्शन इसके अंदर. ठीक है. यहाँ पे हो जाती है रिडक्शन इसके अंदर, उस सबब से, रिडक्शन के सबब से PGAL जो है उससे बन जाता है क्या,
बिसफॉस्फोगिल्सरेट, बीपीजीए। तो यहाँ पे क्या होता है, की पॉइंट ये है कि 2 NADH प्रोड्यूस हो जाते हैं पर ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से 2 NADH बन जाते हैं, क्योंकि दो पीजीएल होते हैं ना, ऑलरेडी पता है ना, पीजीएल दो ही है। तो जब पीजीएल दो है, ये भी दो बन जाएंगे ना। अगर ये दो बन जाएंगे तो दो निकल जाएंगे ना बाहर। तो इसलिए 2 NADH निकल जाते हैं पर ग्लूकोज। तो दो पीजीएल, क्योंकि दो पीजीएल मॉलिक्यूल्स असल में एग्जिस्ट करते हैं। वो दो एग्जिस्ट क्यों करते हैं वो पता है आपको, उसका पीछे रीजन बड़ा बड़ा इतना सारा। कितना खुश है ये, बहुत मतलब लंबा बहुत है ये प्रोसेस। अब देखिए, आप ऊपर से पाथवे आप रखिए याद पूरा, ये भूल जाता है ना फिर ऊपर से ही। ट्राइओस फॉस्फेट ना, ये गिल्सरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ट्राइओस फॉस्फेट एक और बन गया, ठीक है। ये था गिल्सरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट, ट्राइओस फॉस्फेट गिल्सरल्डिहाइड या फॉस्फेट गिल्सरल्डिहाइड। तो ये था पीजीएल। यहाँ से क्या था ये था डी फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, NAD पॉजिटिव जो है उसको हो गया रिडक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको रिडक्शन प्रोसेस। और उसको मिल गया क्या, वो बन गया NADH+ H पॉजिटिव, वो बन गया। उसके बाद यहाँ से बन जाते 2 ट्रायोस बिसफॉस्फेट, 2 ट्रायोस बिसफॉस्फेट यहाँ पे बन जाते हैं। यानी कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो हम देखते हैं क्या हो जाता है यहाँ पे ये। इसके बाद यहाँ तक, अब इतना जो प्रोसेस हो गया, इसके बाद देखिए आप, अब हो जाती है ATP फॉर्मेशन फिर से, ठीक है। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो नहीं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कि फर्स्ट ATP फॉर्मेशन जब हो जाती है, जहाँ पे 1,3 BPGA होता है कन्वर्ट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, और यहाँ पे ATP फॉर्म हो जाता है। ऊपर ATP लग रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे ATP क्या होता है, फॉर्म। तो ये बात याद रखनी है, इट्स ATP फॉर्मेशन प्रोसेस। और सेकेंड एटीपी फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो जा रही, जो पेप होता है, वो भी आप जानते हैं ना, पेप जो C4 प्लांट्स में होता है। यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है, वो होता है कन्वर्ट इनटू पाइरुवेट सीधा। तो एटीपी इस प्रोसेस में बन जाता है, कि जब पेप से क्या बन जाता है, जब पेप से बन जाता है पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से बन जाता है खाली पाइरुवेट, तो एटीपी यहाँ पे निकल जाता है बाहर, एटीपी फॉर्मेशन हो जाती है। तो पेप हम बोलते हैं शॉर्ट में एटीपी बनता है अलग अलग, लेकिन लंबा प्रोसेस जो होता है वो समझना होता है कैसे क्या होता है ना। इसको बोलते हैं रिएक्शन कैस्केड, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, रिएक्शन कैस्केड। ये थोड़ा मुश्किल है समझना, बाकी सारा आसान होता है ना। तो पेप जो है, ये बस याद करना होता है मुश्किल से। पेप जो है जब वो मिल जाता है एडीपी के साथ, तो राइट एरो करके हम देखते हैं पाइरुवेट यहाँ पे बन जाता है, और यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन भी साथ में हो जाती है। ऐसा यहाँ पे होता है, यहाँ बन गया एटीपी, और यहाँ पे जब 1,3 BPGA होके कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर भी एटीपी फॉर्मेशन बन जाता है। अब नेट एटीपी गेन कितना हो गया, देखिए एटीपी जो है कितने यूज हो गए, 2 ATP यूज हो गए, लेकिन बन गए 4 ATP। अब बोलेंगे चार कैसे बन गए, ये है ना दो दो मॉलिक्यूल्स इसके, क्योंकि ना 3 कार्बन के होते हैं सारे। तो अगर 3 कार्बन के होते होते ना, दो दो होते हैं, क्योंकि वो 6 कार्बन का ऊपर होता है। तो उस वजह से दो तो लग जाते हैं, लेकिन चार बन जाते हैं। देखिए, एक लग गया प्रोसेस में, एक लग गया प्रोसेस में, फिर दो बन गए और दो बन गए, यानी कि दो लग गए और चार बन गए, है ना, वही चीज। दो होते कंज्यूम, वो इस्तेमाल कर दी जाते हैं, और दो होते प्रोड्यूस, वो बन जाते हैं। तो नेट एटीपी गेन कितना हो गया, नेट दो ही बन जाता है। मतलब कुछ फायदा आता है, इतना नहीं है कि जितना दे दिया उतना ही वापस किया, नहीं। जितना दे दिया एटीपी, मतलब उससे ज्यादा बन गया, दिया हमने दो ही बन गया, दिया हमने दो और बन गया चार। तो मतलब हो गया हमें दो खर्च हो गए, टोटल नेट गेन हमें कितना आ गया, दो, है ना। तो वैसे ही 4 - 2 कर रहे हैं।